चार कनाल में फैली और इसकी शुमाली दीवार चौधरी सिकंदर के चौबारे की दीवार से मिली हुई थी, जिसकी दूसरी मंजिल की एक खिड़की हवेली में खुलती थी। पश्चिम की तरफ खुला मैदान था। हवेली की पक्की फसील 4-5 फुट से ज़्यादा ऊंची न थी। बरामदे में चारपाइयाँ बिछी थी और परली तरफ दरियों के ऊपर 60-70 आदमियों के लिए खाने के बर्तन चुने हुए थे। जब जांजी घोड़ियों से उतर आए तो चौधरी सिकंदर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया वो फौरन खाना ले आए। मलक कहने लगा, चौधरी खाना बाद में देखा जाएगा, पहले निकाह हो जाना चाहिए। मेरी तरफ से सब मामला तैयार है, मौलवी जी आए बैठे हैं, तो पहले निकाह हो जाए। इसके साथ ही मलक ने जेवरात का बक्स और कपड़ों का ट्रंक चौधरी के हवाले कर दिए। लो लड़की को जोड़ा पहना दो। हवेली से निकलकर चौधरी सिकंदर मलक सुल्ताने और 2-4 आदमियों को अपने घर के सहन में ले गया। वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, मगर 10-12 मिनट के बाद वो वापस आ गए। मलक की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। बधाई और अगू, निकाह हो गया है। अब लाडो रानी सुल्ताने की कानूनी बीवी और मलक अल्लाह जवाया के घर की इज्जत थी। निकाह के साथ ही रुखसती की तैयारियां होने लगी। जानियों को खाना भी तकसीम कर दिया गया और चौधरी सिकंदर के घर से ढोलक की आवाज़ पर औरतों के गाने की आवाज़ उभरने लगी। पंजाब के मशहूर गीत जो इस मौके पर गाए जाते हैं गाए जाने लगे। ये बात अगरचे पहले ही तय हो चुकी थी कि निकाह ख्वानी के फ़ौरन बाद लड़की को रुखसत कर दिया जाएगा। फिर भी वो कोई गुड़िया का खेल न था। लड़की की रुखसती और बेटी का विछोड़ा था। जल्दी के बावजूद देर होती चली गई। फिर एक सवार घोड़ा दौड़ाता हवेली के दरवाजे पर आया और उसने चौधरी सिकंदर को खबर दी, सियालों की जंज गांव की पट्टी पर पहुंच चुकी है। मैंने 100 से ज़्यादा घोड़ियों को आते और बर्छियों को लहराते देखा है। चौधरी सिकंदर का रंग फक हो गया। उसने मलक की तरफ देखा और फिक्रमंदाना लहजे में कहा, अल्लाह जवाया, सुन लिया तूने? 100 घोड़ियाँ उड़ती आ रही हैं और तू 15 आदमी लेकर लड़की ब्याने आया है। चौधरी, तू अपने फ़र्ज से सबक दोष हो चुका। राबिया मेरी बेटी और मेरी इज्जत है। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूँ। निकाह बेशक हो चुका और राबिया आज से मेरे लिए पराई होगी, लेकिन मैं इस हालत में उसे घर से विदा नहीं कर सकता। देर तेरी तरफ से हुई है चौधरी, मैं तो वक्त से पहले ही पहुँच गया था। मुझे अफसोस है, मगर लड़की के मामले में इतनी देर तो हो ही जाती है। अगर तेरे साथ ज़्यादा आदमी होते तो हम गांव से निकल कर उन्हें रोकते। अब तो यहीं इंतज़ार करना होगा। चौधरी सिकंदर, फिक्र न कर, जो आएगा अपनी मौत साथ लेकर आएगा। जा लड़की को तैयार कर दे। फिर मलक अल्लाह जवाया ने अपने आदमियों को एक जगह जमा करना शुरू किया। गांव की पट्टी ज़्यादा दूर नहीं थी। थोड़ी देर में टापों की आवाज़ से पूरी बस्ती गूंज उठी। लोगों ने सूरज की रोशनी में बर्छियों को लहराते हुए देखा, जो एक कमान की तरह चक स्याला को घेरे में लिए बढ़ी आती थी। यह घेरा कम से कम आध मील में फैला हुआ था। चौधरी सिकंदर का रंग उड़ गया। वो तेज़ी के साथ घर की तरफ भागा। मैं हवेली की छत पर पहुंच गया था और आने वालों को अच्छी तरह देख सकता था। उन्होंने गांव को इस तरह घेर लिया कि कोई शख्स इनकी जद से बच कर न निकल सकता था। अचानक बर्छियों के दरमियान मुझे 3 बंदूकें भी नज़र आईं और मैंने मलक अल्लाह जवाया को इस ख़तरनाक सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। अगर मुकाबले की नौबत आ जाए तो हमें हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गांव के उत्तर में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत थी। सियालों की चंद घोड़ियां इस तरफ बढ़ रही थी और इसी तरफ मुझे एक बंदूक भी नज़र आई। मैं छत से नीचे उतर आया। मलक ने मुझे घोड़ी पर सवार होते हुए देख लिया और लपक कर मेरे पास आया। रघु, तू कहाँ जा रहा है? अभी वापस आ जाऊंगा। मैंने उसे समझाया कि सियालों के पहुंचने से पहले मुझे निकल जाने दे, वरना कोई भी इस हवेली से बाहर न निकल सकेगा। मलक रास्ते से हट गया और मैं घोड़ी को एड़ लगाता हुआ हवेली से बाहर आ गया। सियाल आंधी की तरह उड़ते हुए आए और उन्होंने पूरब और उत्तर की तरफ से चक को घेर लिया था।
वो बस्ती से कुछ दूर ही ठहर गए थे। मैंने इनकी निगाहों से बचते हुए घोड़ी एक तंग सी गली में डाल दी और गांव के दरमियान से होता हुआ उत्तर की जानब मदरसे की इमारत के पास जा पहुंचा। यहाँ से एक रास्ता न जाने किधर को निकलता था। मैं घोड़ी को इसी रास्ते पर लेता चला गया। इसी असना में 15-16 सवारों की एक टुकड़ी मदरसे की तरफ आती दिखाई दी। इनमें एक चौधरी के पास बंदूक थी और यही बंदूक देखकर मैं हवेली से निकला था। यही चौधरी मेरा शिकार था जिसने कारतूस की पेटी कंधे से कमर की तरफ लटका रखी थी। मैं भी इसी तरफ मदरसे की तरफ आया जैसे कोई मुसाफिर अपनी राह गुजर जाता है। मुझे देख कर सियाल ठटके ज़रूर, लेकिन मेरी सिक्खी काम आ गई। उन्होंने मुझे एक सिख राहगीर ही समझा, मगर इससे पहले इनमें से कोई बोलता मैंने बंदूक वाले चौधरी को साफ सलामत घेर पूछा, चौधरी जी ये क्या मामला है? उसने मामले पर तो कोई बात न की, सिर्फ इतना कहा, सरदार जी तुसी इधर किधर फंस गए हो, ये ते सियालां दा चक्के। मैंने उसे बताया मुझे जाना तो जंग है, लेकिन इतनी गोलियां और बर्छियां वगैरह देख कर इधर आ गया हूँ। आखिर ये क्या चक्कर है? चौधरी मेरे करीब आ गया। उसके साथी मदरसा से परे ही रुके थे। चौधरी कहने लगा, सरदार जी यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने गर्दन मोड़ कर उत्तर से पूरब तक फैले हुए सियालों को देखा और कहा, यह जन चौधरी सिकंदर सियाल के घर आई है। और आज अभी उसने बात पूरी न की थी कि रिवाल्वर मेरी जेब से बाहर आ गया और मैंने बंदूक वाले हाथ पर गोली चला दी। रघु का निशाना था, खाली किस तरह जाता। बंदूक इसके हाथ से निकल कर दूर जा पड़ी और वह खुद भी अपने जख्मी हाथ के साथ घोड़ी से नीचे लुढ़क गया। मैंने घोड़ी से छलांग लगा दी, फिर बंदूक मेरे हाथ में थी। दूसरे लम्हे मैंने इसके बदन से कारतूस की पेटी भी उतार ली। उसके बाजू से खून का फुवारा छूट रहा था और वह नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैंने उसे संभलने का मौका ही न दिया और लपक कर मुश्की पर सवार हो गया। मदरसे की दीवार से परे चौधरी के साथियों ने गोली की आवाज़ सुन ली थी। वो बर्छियां लहराते हुए आगे बढ़े, मगर जब उन्होंने अपने राड चौधरी को ज़मीन पर खून में लथपथ पाया और उसकी बंदूक मेरे हाथ में देखी तो ठटक कर पीछे हटे। एक आदमी ने मुझ पर बर्छी फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसकी बर्छी से पहले मेरे रिवाल्वर से दूसरी गोली निकल चुकी थी जो इसका कंधा फाड़ती चली गई। वो चीख मार कर घोड़ी से गिरा। फिर किसी को हमले की जरूरत न हुई। मैंने बाग मोड़ी और इसी रास्ते हवेली की तरफ चल दिया जिस रास्ते से आया था। मुझे अपनी कामयाबी की ऐसी आशा हरगिज़ न थी, मगर कभी कभी कुदरत आदमी की मदद करती और ऐसे असबाब पैदा कर देती है कि कामयाबी खुद ब खुद इसके कदम चूम लेती है। यही वाक़या मेरे साथ पेश आया। बंदूक वाला चौधरी धोखे में मार खा गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था मेरे पास रिवाल्वर किस्म की कोई चीज़ हो सकती है या मैं उस पर अचानक हमला कर दूंगा। दरअसल वह मुझे सिख समझकर इस गांव से निकल जाने की सलाह दे रहा था। बस इसकी यही गफलत मेरे काम आ गई। थोड़ी देर के बाद मैं फिर हवेली में मौजूद था। रिवाल्वर से निकली हुई 2 गोलियों ने चक के तमाम बाशिंदों को चौंका दिया था। सियाल भी अब मदरसे की तरफ सिमट रहे थे जहां उनके 2 आदमी जख्मी पड़े थे। जब उन्होंने सुना होगा उनके राड चौधरी के हाथ से बंदूक छीन ले गई है तो वो यकीनन परेशान हुए होंगे। रिवाल्वर के हमरा अब 1-2 नाली भी मेरे कब्जे में आ गई थी। मैंने मलक को बताया किस तरह 2 आदमियों को जख्मी करके बंदूक छीन लाया हूँ। वो मेरी इस दिलेरी का वाक़या सुनकर हैरान रह गया। मलक जी, अब मैं चौधरी जमाल से 2 हाथ करके ही जाऊंगा। मैंने बंदूक संभाली और कोठे पर जा बैठा। सियाल अभी तक उत्तर और पूरब की तरफ घेरा डाले खड़े थे और कुछ आदमी मदरसे की इमारत में जा बैठे थे। पूरे गांव में खौफ और आस फैल गया था और लोगों ने अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए थे। थोड़ी देर में चौधरी हयात सियाल बरादरी के चंद बड़े बड़े चौधरियों के साथ हवेली की तरफ आता दिखाई दिया। इनमें 2 आदमियों के पास बंदूकें थीं। उन्हें आता देखकर मलक गला जवाया और चौधरी भी हवेली के कोठे पर आ गए।
जब वो 150-200 कदम के फासले पर रह गए तो मैंने एक हवाई फायर करने के बाद बंदूक उनकी तरफ सीधी कर दी और बुलंद आवाज़ से उन्हें वहीं रुक जाने के लिए कहा। फायर की आवाज़ सारे चक में गूंजी। आने वालों ने गोलियों की लगामें खींच लीं। फिर मलक लजवाया और चौधरी हयात में जो बातें हुई वो भी सुन लीं। चौधरी हयात, तुम यहाँ क्या लेने आए हो और इस तरह गांव को घेरने का मकसद क्या है? मैंने मलक लजवाया की आवाज़ पहचान ली है। मलक जी, तुम भी जानते हो चौधरी सिकंदर ने अपनी लड़की की मंगनी मेरे भतीजे जमाल के साथ कर दी थी। आज हम लड़की का डोला लेने आए हैं। मगर चौधरी सिकंदर ने यह मंगनी तोड़ दी और जमाल से कह दिया था वो उसे रिश्ता नहीं देगा। फिर तुम जंज लेकर क्यों आ गए? मैं यही पूछने आया हूँ, चौधरी सिकंदर ने मंगनी क्यों तोड़ दी? चौधरी हयात तुम्हारा भतीजा भी लड़का है। जब चौधरी सिकंदर ने उसका हाल अपनी आंखों से देख लिया तो मंगनी तोड़ दी। जमाल कहाँ है? उसे सामने लाओ। वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन तुम लोग मिलजुल कर मेरे भतीजे को बदनाम करना चाहते हो। अगर जमाल में कोई ऐब था तो चौधरी ने मंगनी क्यों की थी? पहले वो धोखे में था, अब उसने असलियत देख ली। क्या तुम अपने भतीजे का हाल सुनना चाहते हो? तुम्हारे क्या देने से क्या होता है, जो मर्जी है कहते रहो। नहीं चौधरी हयात, मैं झूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा। तुम ज़रा अपने भतीजे से ये तो पूछो वो लाहौर में क्या कारोबार करता है। मैं बताता हूँ। उसने वहाँ फिल्म कंपनी खो रखी है जिस पर हज़ारों रुपया बर्बाद कर बैठा है। तुम ये सुनकर हैरान हो गए कि वो लाहौर में कंजरों के घर शादी कर रहा था। हमारे सामने एक रंडी के साथ उसका निकाह हुआ था और हम 4 आदमी इस बात के गवाह हैं। जिसके बाद चौधरी सिकंदर ने उसे लानत मलामत की कि उसने सियालों की सफ़ेद चादर पर गंदा दाग लगा दिया, अपने मरहूम बाप की रूह को दुख दिया है। फिर उसी वक्त उसी जगह चौधरी ने राबिया और जमाल की मंगनी तोड़ दी और उसे कह दिया कि अब उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं, तल्लक नहीं। चौधरी हयात, क्या कुछ और भी सुनना चाहते हो? नहीं, ये झूठ है। जमाल कंजरों के घर ब्याह नहीं कर सकता। उसका ब्याह तो चौधरी सिकंदर के घर तय हो चुका था। अगर यह झूठ है तो यह भी झूठ होगा कि जमाल ने अपने बाप की छोड़ी हुई ज़मीन बेचकर शराब और रंडीबाजी पर ज़ाया कर दी और अब इसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन रह गई है। मलक लजवाया, तुम कैसी अनहोनी बातें करते हो? अगर जमाल ने ज़मीन बेची होती तो इसकी माँ को पता ना होता, मुझे पता ना होता। ये बताओ उसने ज़मीन किसके पास बेची है? चौधरी हयात, ज़रा कान खोल कर सुन लो। जमाल के 21 मरबे मेरे पुत्र सुल्ताने ने ख़रीद लिए।